हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द हाफ ऑफ इंडिया, जो कि हेनरी लुइस विवियन डोरिजियो की काफ़ी फेमस पोएम है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हेनरी डोरिजियो की एक और कविता इंडिया माई नेटिव लैंड पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये सेकेंड पोएम है हेनरी डोरिजियो की, जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका पूरा नाम याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है, ऑथर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, हेनरी लुइस विवियन डोरिजियो। ठीक है, इस पोएम के जो ऑथर है ना, उनका पूरा नाम ये है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर में ना सेम आप ये वाला नोट्स यूज़ कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, या फिर 15 मार्क्स का आ जाए, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए 5 मार्क्स के लिए, तो उन सबके आंसर में ये वाला जो है नोट आप यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत स्टार्टिंग और एंड चेंज करना होता है। बाकी आप सेम भी लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। हम उसी तरीके से इस आंसर को रेडी किए हुए हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कवर अप हो जाए एक ही नोट्स में। शुरू करते हैं। द हाफ ऑफ इंडिया इज वन ऑफ हेनरी डोरिजियो's patriotic sonnet in which he recalls the glorious past of Indian culture. The half of India जो है ना, हेनरी डोरिजियो, इनका पूरा नाम हम बता दिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो हेनरी डोरिजियो की एक पैट्रियोटिक सोनेट है। पैट्रियोटिक सोनेट इट मीन्स हो जाता है देशभक्ति से भरा पड़ा सोनेट। सोनेट जो होता है ना, 14 लाइन्स की कविता को सोनेट कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 14 लाइन्स की जितनी भी कविताएं होती है ना, उसको सोनेट करके रिफर किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ये जो द हाफ ऑफ इंडिया जो है वो भी एक पैट्रियोटिक सोनेट है, देशभक्ति से भरा पड़ा सोनेट है, जिसमें कि ही इट मीन्स ऑथर जो है रिकॉल करते हैं, इट मीन्स पुनः याद करते हैं द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब भारतीय संस्कृति का जो गौरवशाली अतीत रहा है ना, उसको पुनः याद करने की कोशिश किए हुए हैं ऑथर इस कविता के माध्यम से। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1837 इन कलेक्शन पोएम्स। इस कविता को पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1837 में। एक पोएम नाम का कलेक्शन पब्लिश करवाया गया था, तो उसी कलेक्शन में इस कविता को 1837 में पहली बार पब्लिश करवाया गया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेनरी लुइस विवियन डोरिजियो है ना, इनका जो जन्म हुआ था 1809 में हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी 1831 में हुई थी। ठीक है, बर्थ और डेथ जो हुई थी, और ये मात्र 22 साल तक जीवित रहे थे। और इसी दौरान ये काफ़ी अच्छा वर्क लिख रखे हैं, जो कि बहुत आप लोग को पढ़ने को मिलता है। मोस्टली 2 पोएम तो काफ़ी इनका फेमस है, एक इंडिया माई नेटिव लैंड और सेकेंड ये द हाफ ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री बिगिन्स विथ डोरिजियो। मतलब जो ऑथर है हम लोग के डोरिजियो, उन्हीं के साथ ना इंडो एंग्लियन पोइट्री का, इंडो एंग्लियन कविता का हिस्ट्री स्टार्ट होता है, इतिहास शुरू होता है। हु वॉज हाफ इंडियन, जो कि हाफ इट मीन्स आधे भारतीय थे, एंड हाफ पोर्टुगीज बाय बर्थ, और आधे पोर्टुगीज थे। पोर्टुगीज इट मीन्स पुर्तगाली थे। इनके माता पिता में से कोई एक ना पोर्टुगीज था, इस वजह से इनको हाफ इंडियन और हाफ पोर्टुगीज बोला गया है। डोरिजियो वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमेंटिसिज्म। डोरिजियो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रोमेंटिसिज्म से प्रभावित थे। रोमेंटिसिज्म आप लोग को पता होगा कि रोमांटिक पीरियड जो है ना, वो 1798 से स्टार्ट होके 1837 तक चला है। इसी टाइम पीरियड के बीच के समय को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। तो इसी समय जो है हम लोग देख सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1809 में, जन्म हुआ था 1831 में, ये मारे गए थे। तो ये एज जो है मोस्टली रोमांटिक पीरियड के नाम से या रोमांटिक एज के नाम से जाना जाता था। इस वजह से जो ये ऑथर थे डोरिजियो, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी रोमांटिसिज्म से। बट द थीम ऑफ हिज पोइट्री, लेकिन उनकी कविताओं का जो विषय है ना, इज होली इंडियन। वो पूरी तरह से इंडियन है, पूरा भारतीय थीम पे आधारित होती थी इनकी कविताएं। ही लव द कंट्री, वो अपने कंट्री इट मीन्स इंडिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। इट्स पीपल, यहाँ के लोगों से प्यार करते थे। एंड इट्स ट्रेडिशन, और इसके ट्रेडिशन इट मीन्स परंपरा से, रीति रिवाजों से प्यार करते थे। एंड मेड दैम द थीम ऑफ हिज पोइट्री, और इसी कारण से ये अपनी कविताओं का थीम जो है मोस्टली इसी सब चीज़ों पे आधारित, मतलब इंडिया से रिलेटेड, इंडियन पीपल से रिलेटेड, इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड मोस्टली कविताओं का विषय ऑथर जो है यही रखते थे। इन द पोएम द हाफ ऑफ इंडिया, ये जो कविता है द हाफ ऑफ इंडिया, इस कविता में द स्पीकर कंपेयर्स इंडिया विथ ए हार्प। स्पीकर जो है ना, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इंडिया का, इट मीन्स भारत की तुलना करते हैं एक हार्प से। हार्प जो होता है ना, एक वीणा टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। और इस कविता में जिस हार्प के बारे में बात की गई है वो विंड हार्प होता है, मतलब हवा से चलने वाला हार्प। हम साइड में पिक्चर मेंशन कर दिए हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है हार्प, जिसके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
एक वाद्य यंत्र है। He dreams a beautiful harp hanging on a withered branch of a tree. ऑथर ऐसा ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं कि एक सुंदर सा हार्प जो है ना, हैंगिंग इट मीन्स लटक रहा है, एक विदर्ड इट मीन्स हो जाता है एक सूखे हुए मुरझाए हुए शाखा से, ब्रांच इट मीन्स एक पेड़ का मुरझाया हुआ शाखा है, उससे एक सुंदर सा हार्प वीणा जो है लटक रहा है। द स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्प, और इस हार्प का जो स्ट्रिंग है, इसमें जो वायर लगा हुआ है, इसमें जो तार लगा हुआ है ना, यूज टू प्रोड्यूस ए स्वीट म्यूजिक, उसका यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है एक स्वीट इट मीन्स एक मीठा संगीत प्रोड्यूस करने में, मीठा संगीत उत्पन्न करने में। बट नाउ दे आर ब्रोकन, लेकिन अब जो है वो उस वीणा का तार या हार्प का हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स, जो रस्सी है ना, वो टूट चुका है, वो ब्रोक हो चुका है। यहाँ पे हम एक कविता का लाइन यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आप नोट्स जब भी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड लिखते हो तो बीच बीच में ऐसे कविता का लाइन, अगर आप पोएम का बारे में लिख रहे हो तो यूज़ करते हो, तो इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। या फिर कोई प्ले के बारे में लिख रहे हो तो बीच बीच में कोटेशन यूज़ करते हो, प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हो ना, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। तो ये आप कर सकते हो मोस्टली नोट्स में। तो यहाँ पे कविता का लाइन मैंशन कर रखे कि द म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, हु हियर्स इट नाउ, द हार्प विच ऑथर प्रेजेंट इन द पोएम इज ए विंड हार्प। मतलब जिस हार्प के बारे में ऑथर बात करते हैं या फिर जिस हार्प को प्रेजेंट किया गया है ऑथर के द्वारा इस कविता में, वो एक विंड हार्प है, इट मीन्स हवा से चलने वाली वीणा है। ही लेमेंट्स द फैक्ट, ऑथर जो है लेमेंट इट मीन्स विलाप करते हैं या दुख व्यक्त करते हैं इस फैक्ट पे, इस तथ्य पे, दैट की द विंड नाउ पासिस ओवर द हार्प, की विंड जो है अभी भी पास कर रही है, इट मीन्स गुजर रही है उस हार्प से, उस वीणा से, बट इट फेल्स टू प्रोड्यूस मेलोडियस म्यूजिक, लेकिन वीणा जो है ना किसी प्रकार का मेलोडियस इट मीन्स मधुर संगीत प्रोड्यूस करने में फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। हम बताएं कि अभी वो उस हार्प का क्या हो गया है, स्ट्रिंग इट मीन्स तार टूट गया है। विंड हार्प है, इस वजह से हवा अभी भी उससे गुजर रही है, लेकिन उससे कोई मधुर म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, प्रकट नहीं हो पा रहा है। द हार्प हैज नाउ टर्न इनटू ए फ्रूटलेस इंस्ट्रूमेंट, अब जो वो हार्प है ना एक फ्रूटलेस इंस्ट्रूमेंट हो गया है, एक व्यर्थ इंस्ट्रूमेंट हो गया है, व्यर्थ यंत्र हो गया है। ही कंपेयर्स द हार्प विथ ए ruined मॉन्यूमेंट इन ए डेजर्ट, ही इट मीन्स ऑथर जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं हार्प का, वीणा का एक ruined मॉन्यूमेंट से, एक खंडर स्मारक से जो कि डेजर्ट में हो, जो कि रेगिस्तान में हो, उस स्मारक से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है हार्प का। द स्पीकर साइज ओवर द फैक्ट, सा इट मीन्स हो जाता है लंबी सांस भरते हुए कहना या विलाप करते हुए कहना, कि स्पीकर जो है इस तथ्य पर विलाप करते हुए, लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि दैट वंस अपॉन ए टाइम, कि एक समय था, द मैजिक टच ऑफ ग्रेट म्यूजिक, एक मतलब अच्छे म्यूजिक का इट मीन्स एक महान संगीत का जो जादुई स्पर्श था ना, हैड प्रोड्यूस ए ग्रेट मेलोडी फ्रॉम द हार्प, तो जब महान संगीत का जादुई स्पर्श उस वीणा को टच करता था ना, तो क्या होता था ना, एक ग्रेट म्यूजिक उत्पन्न होता था, एक महान म्यूजिक इट मीन्स राग उत्पन्न होता था। मतलब उस हार्प के द्वारा एक टाइम था जब बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक उत्पन्न किया जाता था। ही एडमिट्स दैट, वो स्वीकारते हैं कि इट मीन्स ऑथर स्वीकारते हैं कि द म्यूजिशियन ऑफ द एंशियंट डेज, की प्राचीन टाइम के जो म्यूजिशियन थे, जो वाद्य यंत्र बजाते थे, वे आर ग्रेटर देन ही इज, वो उनसे महान है। मतलब ऑथर जो अभी वीणा बजा रहे हैं या वीणा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ऑथर है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा महान हुआ करते थे प्राचीन टाइम के म्यूजिशियन। येट ही इज़ विलिंग टू ट्राई हिज बेस्ट, फिर भी ऑथर जो अपना बेस्ट ट्राई करना चाहते हैं। He learns that the music produced by the famed and honored ministers of the past is beyond his reach. It means author को already ये पता है, ये जानते हैं कि जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता था, जो म्यूजिक उत्पन्न किया जाता था, फेम्ड इट मीन्स प्रसिद्ध, और ऑनर्ड इट मीन्स सम्मानित मंत्रियों के द्वारा, पास्ट के मतलब प्राचीन टाइम के जो प्रसिद्ध और सम्मानित मंत्री थे, उनके द्वारा जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता था ना, वो ऑथर के पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है, मतलब ऑथर के पहुंच से परे है। स्टिल ही प्रिपेयर हिमसेल्फ विथ ऑल हिज स्किल्स टू प्रोड्यूस ग्रेट म्यूजिक फ्रॉम द हार्प, फिर भी ऑथर जो है खुद को प्रिपेयर करते हैं, खुद को तैयार करते हैं अपने पूरे स्किल्स के साथ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, कि वो उस हार्प के हेल्प से, उस हार्प से जो है ना एक अच्छा म्यूजिक, एक ग्रेट म्यूजिक जो है प्रोड्यूस कर सके, उत्पन्न कर सके। इन द पोएम, कविता में, द हार्प सिम्बोलाइजेस इंडिया, ये हार्प जो है, जो वीणा है ना, वो इंडिया का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है। द स्वीट म्यूजिक प्रोड्यूस बाय द हार्प, जो स्वीट इट मीन्स मधुर म्यूजिक प्रोड्यूस किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है उस हार्प की हेल्प से ना, सिम्बोलाइजेस, वो प्रतीक है द फिनोमिनल एकम्प्लिशमेंट इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशियंट
इंडिया, मतलब प्राचीन भारत को जो कला और संस्कृति में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त है ना, तो वो म्यूजिक जो है हाथ से निकलता है, वो उसी चीज का प्रतीक है, उसी चीज का सिंबल है। द स्पीकर फील्स ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड इन ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो ग्लोरियस इट मीन्स गौरवशाली अतीत रहा है ना, उस पे स्पीकर जो है इट मीन्स ऑथर जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइड का इट मीन्स गर्व का अनुभव करते हैं। वैन द ऑथर स्पीक्स ऑफ द ग्रेट मास्टर्स हु प्रोड्यूस डिवाइन म्यूजिक, मतलब जब भी ऑथर बात करते हैं ग्रेट मास्टर्स के बारे में जो कि दिव्य म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, दिव्य म्यूजिक उत्पन्न करते थे, ही इज रेफरिंग टू द ग्रेट पोइट्स एंड आर्टिस्ट, तो यहाँ पे वो संबोधित करते हैं, फिर या फिर हम लोग बोल सकते हैं याद करते हैं ग्रेट पोइट्स को, महान जो कवि थे उनको याद करते हैं, या फिर जो महान जो कलाकार थे जैसे कि कालिदास को याद करते हैं। कि जब भी ऑथर जो है ग्रेट म्यूजिक के बारे में या फिर ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कालिदास जैसे ऑथर को याद करते हैं। एंड द एनोमिनस इट मीन्स हो जाता है गुमनाम क्रिएटर ऑफ अजंता केव्स, मतलब अजंता केव्स, अजंता की गुफाओं को बनाने वाला जो है ना, जैसा कि नाम अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है तो इसी वजह से बोला गया है कि जो एनोमिनस इट मीन्स गुमनाम क्रिएटर है, रचनाकार है अजंता की गुफा का ना, तो उसके बारे में ऑथर बात करते हैं। जब भी वो प्राचीन टाइम के किसी महान आर्टिस्ट की, महान पोइट की बात करते हैं ना, तो इन सबको वो संबोधित करते हैं। दिस आर्टिस्ट आर इमोर्टल, और ये जो आर्टिस्ट है चाहे वो कालिदास हो या फिर अजंता केव्स को बनाने वाला आर्टिस्ट हो, तो ये जो आर्टिस्ट है वो इमोर्टल है, अमर है। एंड डेरेजियोस कैन नेवर होप टू मैच दिस आर्टिस्टिक क्वालिटीज, और डेरेजियो को ये उम्मीद है कि वो कभी भी जो है ये आर्टिस्टिक क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता, इस कलात्मक कुशलता को या इस कलात्मक गुण को मैच नहीं कर सकता जो हम लोग को कालिदास के अंदर देखने को मिलता है, या फिर जो फिर आर्टिस्ट थे अजंता की गुफाओं के उनके अंदर देखने को मिलता है। हाउएवर, हालांकि डेरेजियो रियलाइजेस दैट, डेरेजियो इट मीन्स जो ऑथर है उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ए ट्रू आर्टिस्ट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्ट ऑफ वॉट एवर टैलेंट ही पोजेस, मतलब ये बात ऑलरेडी डेरेजियो को रियलाइज हो जाती है कि एक जो सच्चा आर्टिस्ट होता है ना वो योग्य होता है कि वो अपने टैलेंट के हेल्प से, जो भी उसके पास टैलेंट है ना उसके हेल्प से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट क्रिएट कर सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट बना सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जिसको बनाना सबके बस की बात नहीं हो, तो एक अच्छा आर्टिस्ट, एक सच्चा आर्टिस्ट वैसा आर्ट क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई, और यही कारण है कि ही सिंग्स इन द प्रेज ऑफ हिज नेटिव लैंड, की ऑथर जो है अपने नेटिव लैंड के प्रशंसा में, अपनी मातृभूमि की प्रशंसा में गाते हैं। एंड द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, और उनके अंदर जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है, इट मीन्स देशभक्ति की जो भावना है ना, कैन बी इजिली फाउंड इन ईच लाइन ऑफ द पोएम, वो जो है हम लोग को इजिली देखने को मिल सकती है, हम लोग उसको इजिली देख सकते हैं, पा सकते हैं इस कविता के हर एक पंक्ति में। ठीक है, वो देशभक्ति की भावना जो ऑथर के अंदर है ना, वो इस कविता के हर एक पंक्ति में देखने को मिलती है। द पोएम ऑल्सो रिवील्स ए सेंस ऑफ लॉस, पोएम में जो है एक सेंस ऑफ लॉस इट मीन्स हो जाता है कुछ खो जाने के बारे में, कुछ हानि के बारे में भी बात की गई है। द स्पीकर इज नॉट कंसर्न विथ हिज पर्सनल लॉस, और स्पीकर जो है इट मीन्स ऑथर जो है वो अपने पर्सनल लॉस, व्यक्तिगत कुछ हानि के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके लिए चिंतित नहीं है, बट लेकिन ही इज वरीड अबाउट द लॉस ऑफ इंडियाज फ्रीडम, ऑथर जो चिंतित है क्योंकि इंडिया जो अपना फ्रीडम खो चुका था, एक टाइम में आज़ादी जो खो चुका था ना, तो उसी टाइम की लगभग कविता है, तो उस बारे में ऑथर जो है काफ़ी चिंतित है, उस चीज़ को लेके ऑथर जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। एंड हर ग्लोरी इन आर्ट, रिलीजन एंड कल्चर, और इंडिया का इट मीन्स भारत का जो वैभव था आर्ट में, रिलीजन में और कल्चर में, आर्ट इट मीन्स कला में, रिलीजन इट मीन्स धर्म में, कल्चर इट मीन्स संस्कृति में, तो उसके खो जाने पे ऑथर जो है चिंतित है। इंडिया हैज फॉलन फ्रॉम हर ग्लोरियस पास्ट टू द डेजर्ट प्लेन, इंडिया जो है अपने ग्लोरियस पास्ट इट मीन्स वैभवशाली गौरवशाली पास्ट से, अतीत से ना गिर के कहाँ आ चुका है, डेजर्ट प्लेन में आ चुका है, इट मीन्स रेगिस्तानी मैदान में आ चुका है। एंड इज रिड्यूस टू ए र्यून्ड मॉन्यूमेंट, और जो है ना अब ये बदल कर एक खंडहर स्मारक बन गया है, मतलब एक टाइम का इंडिया था जिसका कि पास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली था, इसके कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन सब कुछ बेस्ट था, लेकिन अब जब इंडिया को मतलब होता है ना, इंडिया पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, इंडिया का फ्रीडम छिन गया, तो अब जो भारत है ना वो एक खंडहर स्मारक में तब्दील हो गया, एक खंडहर स्मारक में, र्यून्ड मॉन्यूमेंट में बदल गया है। ही राइट्स इट मीन्स ऑथर लिखते हैं, फिर से यहाँ पे हम कविता का 3 लाइन मेंशन किए हुए हैं। साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर पैडल चेन, वही चेन के बारे में बात की गई है कि कैसे जकड़ लिया गया, फ्रीडम इंडिया का छीन लिया गया। नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डेसोलेट आर्ट दाउ लाइक र्यून्ड मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन,
मतलब बताया गया है यहाँ पे कि कैसे डेजर्ट प्लेन में, इट मीन्स रेगिस्तानी मैदान में, एक खंडर स्मारक में इंडिया तब्दील हो गया है फ्रीडम जब से इंडिया का छीन गया है, तो उस बारे में बात की गई है इन लाइन्स में। तो उसी को यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं, आपको भी अपने नोट्स में करना है। द अंडरलेइंग थीम ऑफ द पोएम इज, और जो अंडरलेइंग इट मीन्स आधारभूत या फिर हम लोग बोल सकते हैं मुख्य विषय है इस कविता का, इज द फोर्सेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसमें ना कॉलोनियलिज्म इट मीन्स उपनिवेशवाद की ताकतों के बारे में बात किया गया है। दैट हैज चेंज्ड इंडियाज फ्रीडम, जो कि इंडिया के फ्रीडम को चेंज इट मीन्स होता है ना, जकड़ लिया, चेन में बांध दिया, एंड मेड्स हर ए र्यून्ड मॉन्यूमेंट, और इंडिया को एक र्यून्ड मॉन्यूमेंट बना दिया, इट मीन्स एक खंडर स्मारक बना दिया। मतलब मेन जो थीम है इस पोएम का यही है, इसी विषय में मेनली बात किया गया है। तो अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पहला पैराग्राफ लिखने के बाद ना पहले आपको ये वाला लाइन लिख देना है, उसके बाद सारा नोट्स आप कंटिन्यू रख सकते हो। टू सम इट अप, अब कंक्लूजन वाला सबसे आखिरी स्टांजा आ गया है। मतलब हम लोग कुल मिलाकर या फिर एक में होता है ना संक्षेप में कह सकते हैं कि द पोएट सक्सेसफुली डिपिक्ट्स द लॉस ऑफ ग्लोरियस पास्ट या फिर फ्रीडम ऑफ इंडिया। पोएट जो है सक्सेसफुली इट मीन्स बड़ी सफलतापूर्वक डिपिक्ट करते हैं, व्याख्या करते हैं कि किस तरह जो है इंडिया भारत अपने ग्लोरियस पास्ट को इट मीन्स गौरवशाली अतीत को या फिर गौरवशाली फ्रीडम को खो चुका है थ्रू द इमेज ऑफ हार्प। हार्प की इमेज के थ्रू, मतलब हार्प का इमेज करके ही ऑथर जो है सारा कुछ बताते हैं कि कैसे इंडिया जो है अपने गौरवशाली अतीत को खो चुका है। द प्रेजेंट इंडिया लैक्स द एंशियंट ग्लोरी, मतलब प्रेजेंट इंडिया जो है, वर्तमान जो भारत है ना, वो प्राचीन गौरव को त्याग कर एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ एनिहिलेशन, मतलब वो विनाश के कगार पे है। वर्तमान जो भारत है ना वो अपने गौरव को त्याग कर विनाश के कगार पे है। वी नो लॉन्गर हैव द लीजेंड एंड जीनियस आर्टिस्ट, अब हम लोग के पास जो है महान और प्रतिभाशाली आर्टिस्ट इट मीन्स कलाकार नहीं रहे। ओवरऑल इट मीन्स कुल मिलाकर डेरेजियो इट मीन्स जो ऑथर है ना एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट पैट्रियोटिक कंसर्न, ऑथर जो अपना ग्रेट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक महान देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हैं थ्रू दिस वंडरफुल सोनेट, इस वंडरफुल सोनेट के माध्यम से, इट्स अद्भुत कविता के जरिए हम लोग बोल सकते हैं, इस अद्भुत 40 लाइन्स की कविता के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और PDF चाहिए तो आप लोग को पता है कि 1 मई से सारे टॉपिक का PDF पेड है। एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है, तो आप PDF के लिए पेड कर सकते हो। और कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और पेड PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर एक चैनल का ग्रुप भी है जिसमें कि मोस्टली हम आगे क्या वीडियो अपलोड करने वाले हैं और कुछ PDF भी अपलोड करते हैं, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।